क्या था? कल हमारा ये चल रहा था अक्षमता की अवधारणा और महत्व। तो ये टॉपिक चल रहा था हमारा, और हमने इसमें आपके 2 पॉइंट करा दिए थे, यानी शारीरिक निशक्तता। शारीरिक निशक्तता एक पॉइंट हमारा था, शारीरिक निशक्तता। शारीरिक निशक्तता यानी फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी ये था हमारा पहला पॉइंट, शारीरिक निशक्तता यानी फिजिकल डिसेबिलिटी। और दूसरा पॉइंट था हमारा कल बाधिता। दूसरा पॉइंट हमारा कल था बाधिता यानी इम्पेयर्डनेस। इम्पेयर्डनेस ये हमारा था कल दूसरा पॉइंट। अब हमारा आज चलेगा विकलांगता, तीसरा पॉइंट। ये 2 पॉइंट को मैंने कल आपको समझा ही दिए थे, समय हो गया था तो मैंने कहा कर तीसरा पॉइंट हम आपको कल करा देंगे, इसलिए अब हमारा आज चलेगा तीसरा पॉइंट है विकलांगता। विकलांगता, विकलांगता क्या होती है? यानी हैंडीकैप। हैंडीकैप, हैंडीकैप हैंडीकैप होता है विकलांगता। अब आप बताइए ये विकलांगता क्या होती है? विकलांगता क्या होती है? विकलांगता से आप सभी परिचित होंगे, यानी इसका अध्ययन तो आप पहले भी कर चुके हैं। विकलांगता क्या होती है और इसका तात्पर्य क्या होता है? यानी विकलांग शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को विकलांग कहा जाता है। यानी जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हों और वो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। जैसे इसमें आते हैं अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े, मानसिक मंद बालक, अस्थि अपंग बालक यानी अस्थि अपंग बालक, ये सभी मानसिक मंदता वाले बालक विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। ये तो आपको पता ही है कि विकलांगता क्या होती है। ये तो आपको पता है जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं वो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। उनका मानसिक स्तर ठीक तरह से नहीं हो पाता और विकलांगता की वजह से शारीरिक श्रम को करने में वो असमर्थ हो जाते हैं। तो वो जो होती है वो विकास, उनके विकास में ये बाधिकता बन जाती है। जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं वो पढ़ाई संबंधित या और भी अन्य गतिविधियों के प्रति उनका विकास असंभव हो जाता है। तो वो बच्चे हमारे आते हैं विकलांगता की श्रेणी में। अब जैसे हम दूसरे बच्चों से, विकलांग बालकों से तात्पर्य किसी स्थायी शारीरिक दोषयुक्त बालकों से भी है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विकलांगता से तात्पर्य है कि दोषयुक्त बालकों से भी है। विकलांगता का मतलब दोषयुक्त, शारीरिक दोषयुक्त बालकों से भी है। यानी स्थायी दोष, स्थायी दोष क्या होता है? उसे जैसे यदि किसी का हाथ टूट जाता है या किसी का पैर की हड्डी टूट जाती है तो वो तो सही हो जाता है, हड्डी जुड़ जाती है, ठीक हो जाता है, प्लास्टर होता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन यदि किसी हादसे में, किसी दुर्घटना में उसका यदि पैर कट जाता है, किसी कारणवश उसका पैर कट जाता है तो वो किस में आ जाता है? स्थायी दोषयुक्त में आ जाता है। क्योंकि पैर को जब कट गया तो हम दोबारा तो नहीं जोड़ सकते, तो वो तो आ गया उसका स्थायी दोषयुक्त, ये उसका हो गया स्थायी दोषयुक्त। और अस्थायी होता है जो जब कभी किसी की पैर की हड्डी टूट जाती है या हाथ की हड्डी टूट जाती है तो वो तो जुड़ जाती है, उससे वो ठीक हो जाता है। तो ये हो गया अस्थायी दोष। और स्थायी दोष हो जाता है जैसे किसी का पैर कट गया तो वो हो गया उसका स्थायी दोष।
तो ये जो सब आते हैं विकलांगता की श्रेणी में। यानी शारीरिक दोष के कारण बच्चे सामान्य बालकों की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते। इसकी वो लोग सामाजिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते, अर्थात वो उनसे वंचित हो जाते हैं, वो उनसे वंचित हो जाते हैं। इसलिए ये हमारी असमर्थता का कारण है। तो ये जब इसका वंचित हो जाते हैं तो उनमें हीन भावना का भाव विकसित होने लगता है। तो उनमें हीन भावना का भाव विकसित होने लगता है, यानी वो समाज में अपने आप को हीन मानने लगते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनमें हीन भावना अपने आप ही आ जाती है। और फिर उसके बाद में जब ये प्रॉब्लम उनके साथ में हो जाती है तो दैनिक कार्यों के प्रति भी वो ठीक प्रकार से गतिविधि नहीं कर सकते। यानी दैनिक कार्यों को करने की गतिविधि भी उनकी कम हो जाती है। एक सामान्य बच्चा अपना काम अच्छी तरह से कर सकता है, लेकिन जो विकलांग बालक होता है और फिर उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो ठीक से अपना काम नहीं कर सकता, तो वो इसी की श्रेणी में आता है। और विकलांग बालक दो प्रकार से होते हैं। अब विकलांगता की श्रेणी में दो प्रकार के बालक आते हैं। एक तो होता है शारीरिक रूप से विकलांग बालक, दूसरा होता है मानसिक रूप से विकलांग बालक। एक तो शारीरिक रूप से विकलांग बालक और दूसरा हो जाता है हमारा मानसिक रूप से विकलांग बालक। अब शारीरिक विकलांग बालक, तो शारीरिक विकलांग बालक कैसे होता है, इसको तो ये वंशात्मक मतलब दोष होते हैं इसके। तो ये जो होते हैं वो विकासात्मक कारण होते हैं। उनके पीछे जो किसी प्रकार के सामान्य नहीं होते, उनके पीछे विकासगत कारण होते हैं। जो बच्चे, जो विकलांग बालक सामान्य बालकों की श्रेणी में नहीं आ सकते, तो उनके लिए उनके एक विकासगत कारण होते हैं। वो कैसे? एक तो होता है हमारा वंशानुगत, दूसरा होता है हमारा वातावरण। यानी वंशानुगत में कैसे क्या होता है, इसका मतलब है जैसे वंशानुगत तो जो वंश से यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जैसे किसी के दादा को यदि हृदय रोग है, जैसे हृदय रोग संबंधी रोग है, जैसे उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि उसके घर में उसके बेटे को या नाती को इस तरह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे किसी को पीढ़ी दर पीढ़ी जो रोग चलता है, दादा है, परदादा है, उनको यदि किसी को सांस का रोग है तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग उनके नाती पोतों को भी हो सकता है, या उनके बेटे को है या नाती पोतों को हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम वंशानुगत। तो ये जो विकलांगता होती है वो दो तरह से हो जाती है, एक तो वंशानुगत और दूसरा वातावरण के अनुरूप। जैसे वातावरण में तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी दुर्घटना, इसमें तो दुर्घटना आ जाएगी। वातावरण का दोष तो ये होता है कि यदि किसी की दुर्घटना हो गई और दुर्घटना के कारण उसका हाथ या पैर कट गया या उसकी हड्डी वगैरह टूट गई, जो भी प्रॉब्लम हो गई, यानी वातावरण की अकॉर्डिंग, तो उसको हम कहते हैं वातावरण संबंधी दोष। तो ये जो होते हैं उसमें वातावरण और वंशानुगत दो प्रकार से उसमें कहा जा सकता है। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि और ये जो है अन्य कारण को प्रभावित करते हैं। कई विद्वानों ने विकलांगता को अनेक प्रकार से परिभाषित किया है। कई विद्वानों ने इसको विकलांगता की परिभाषा को कई प्रकार से परिभाषित किया है। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इसकी परिभाषा लिखिए आप। परिभाषा लिखिए विकलांगता की परिभाषा यानी डेफिनेशन इसकी लिखिए। क्या होती है विकलांगता? यानी क्रो एवं क्रो के अनुसार। क्रो के अनुसार ये क्या आती है? क्रो एवं क्रो के अनुसार वह बालक जिसका शारीरिक दोष, यानी वह बालक जिसका शारीरिक दोष
शारीरिक दोष उसे सामान्य बालक के प्रति वह बालक जिसका शारीरिक दोष उसे सामान्य क्रिया में भाग लेने से रोकता है, अथवा सीमित करता है। यानी वह बालक जो जिसका शारीरिक दोष उसे सामान्य क्रिया में भाग लेने से रोकता है अथवा सीमित करता है, विकलांग कहलाता है, अथवा सीमित करता है, विकलांग कहलाता है। ये डेफिनेशन हमारी है क्रो एवं क्रो के अनुसार, यानी वह बालक जिसका शारीरिक दोष यानी जो उसका शारीरिक दोष है उसे सामान्य क्रिया में यानी किसी भी काम करने में कोई बाधा उत्पन्न होती है, सामान्य क्रिया में भाग लेने से रोकता है अथवा उसको सीमित करता है यानी वही रोक देता है, वो विकलांग कहलाता है। ये हमारी हो गई क्रो एंड क्रो के अनुसार, यानी वह बालक जिसका शारीरिक दोष उसे सामान्य क्रिया करने में भी रोकता है, उसमें भाग लेने में उसे रोकता है, वो बच्चा विकलांग कहलाता है। अब हमारा आता है इसमें समय समय पर विकलांगता की स्थिति में परिवर्तन होता जा रहा है, समय समय पर विकलांगता की स्थिति में परिवर्तन होता जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले ऐसे बालकों को समाज पर आश्रित और दया के पात्र के रूप में देखा जाता था, यानी लोग उन पर सहानुभूति दिखाते थे। जैसे पहले के टाइम में उनको दया का पात्र समझा जाता था, उनको सहानुभूति लोग दिखाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। तो इसमें आता है हमारा कि आज ऐसी स्थिति नहीं है, आज इनकी उपचारिक व्यवस्थाएं संतोषप्रद है, यानी संतोष को देने वाली है, संतोष प्रदान करने वाली है, किसी को कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। सरकार ने इन लोगों के लिए बहुत कुछ व्यवस्थाएं कर दी हैं, ये तो आपको बताइए। तो ऐसा कुछ नहीं है जो पहले की दृष्टि में था, आज वातावरण काफ़ी बदल गया है, तो इनके लिए सरकार ने काफ़ी उपचार कर दिए हैं, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं इनके लिए प्रभावित कर दी है। अब हमारा आता है विकलांगता की विशेषता। विकलांगता की विशेषता ये तो हमारे हो गए विकलांगता की विशेषताओं में आता है हमारा यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैंडीकैप। अब ये आती है हमारी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैंडीकैप, ये आती है हमारी विकलांगता की विशेषता। अब इसकी विशेषताओं में क्या है, पहला पॉइंट हमारा है जैसे विकलांग बच्चों की भी कई विशेषताएं होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि निर्बल अक्षम तथा निर्बलता, जैसे इसमें आ जाती है, पहला है हमारा अक्षम तथा निर्बल। अक्षम तथा निर्बल एक विशेषता हमारी है, अक्षम तथा निर्बल। इसमें विकलांग बालक सामान्य बालकों की तरह, निर्बल इसमें विकलांग बालक जो है वो सामान्य बालकों की तरह ठीक से काम नहीं कर पाते, सामान्य बालकों की तुलना में वो
अक्षम तथा निर्बल होती है। ठीक है ना। यानी पहली विशेषता है हमारी कि विकलांग बालक जो होते हैं वो सामान्य बालकों की अपेक्षा निर्बल तथा अक्षम होते हैं। यानी वो कमज़ोर होते हैं क्योंकि उनके अंदर हीन भावना होती है कि हम सामान्य बच्चों की भांति काम नहीं कर सकते। उनके अंदर हीन भावना होती है, तो इस तरह से भी उनके अंदर हीन भावना होते वो निर्बल भी हो जाते हैं। यानी अक्षम तथा निर्बल, उनके अंदर ये भावना जागृत हो जाती है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है शिक्षा प्राप्त करने में बाधा। शिक्षा प्राप्त करने में बाधा। विकलांगता जो होती है, नंबर 2, शिक्षा प्राप्त करने में बाधक। विकलांगता जो होती है, विकलांगता का दोष बच्चों को, यानी विकलांगता का जो दोष होता है उनके अंदर, वो विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने में बाधक बन जाता है। विकलांगता का दोष होता है वो बच्चे में बाधक बन जाता है। विकलांगता के कारण, यानी विकलांगता का दोष शिक्षा प्राप्त करने में वो बाधक बन जाता है उसके सामने, इसलिए वो शिक्षा ग्रहण ठीक से नहीं कर सकता। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है मानसिक योग्यता एवं बुद्धि। मानसिक योग्यता एवं बुद्धि लब्धि। एवं बुद्धि लब्धि। मानसिक योग्यता, इसमें क्या है, विकलांग बालकों की मानसिक योग्यता और बुद्धि लब्धि, यानी विकलांग बालकों की मानसिक योग्यता और बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। या तो वो सामान्य बालकों की जैसी होती है बुद्धि, यानी वो शारीरिक रूप से तो विकलांग हैं लेकिन मानसिक दृष्टि से वो बहुत अच्छी है। यानी उनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। कुछ बच्चों में ये भी गुण होता है, जैसे शारीरिक रूप से तो विकलांग है और मानसिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी है। जैसे अभी मैंने नेट पे देखा था, 2-2.5 फीट की लड़की कलेक्टर बन गई। तो वो एक लंबाई के प्रति, लंबाई क्योंकि साधारण तो लंबाई 5 से ऊपर ही है, लेकिन वो 2-2.5 फीट की लड़की जो है उसकी मानसिक योग्यता कितनी तेज है कि वो कलेक्टर बन गई। और जबकि सामान्य लड़की नहीं बन सकती है, सामान्य बुद्धि वाली लड़की नहीं बन सकती है, लेकिन वो जो मानसिक उसकी योग्यता थी, जो जिसमें लंबाई की कमी है, यानी वो विकलांग है, तो वो विकलांगता की श्रेणी में आती है। कुछ लोग बौने, जिनको बौना कहा जाता है, तो वो लोग विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। तो उनकी मानसिक स्तर इतना ऊंचा है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं पहुँच सकता। तो फिर ये तो अपनी अपनी योग्यता होती है। तो मानसिक योग्यता एवं बुद्धि लब्धि, तो इनकी जो विकलांग बालकों की मानसिक योग्यता और बुद्धि लब्धि कभी कभी बहुत तीव्र होती है, जो सामान्य बालकों की नहीं होती है। इन्हें सामान्य बालकों जैसी या फिर सामान्य बालकों से भी अधिक तेज होती है, जिससे उन्हें शारीरिक रूप से तो वो विकलांग है, लेकिन मानसिक रूप से उनकी बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी है। उनकी बुद्धि जो है, उनका मेंटल जो उनकी योग्यता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है सामाजिक सक्रियता। हमारा अगला पॉइंट आता है सामाजिक सक्रियता। सामाजिक सक्रियता, ये विकलांग बालक जो होते हैं वो सामाजिक दृष्टि से सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग नहीं लेते। सामाजिक सक्रियता, तो जो विकलांग बालक होते हैं वो जो समाज में प्रोग्राम होते हैं वो उसमें भाग लेने में डरते हैं, क्योंकि उनके अंदर अपनी विकलांगता का भय बना रहता है। तो सामाजिक सक्रियता यानी समाज में सक्रिय नहीं हो पाते, समाज में जाने से वो डरते हैं। उनको ऐसा लगता है यदि हमने सामाजिक कार्यक्रमों में जाके भाग लिया तो कहीं हम उपहास के पास ना बन जाएं। उन्हें इस बात का हमेशा डर लगा रहता है, तो वो समाज के प्रति घुल मिल नहीं पाते, क्योंकि वो उनको फिर एकाकीपन अच्छा लगता है कि हम अकेले ही रहें, हमें कहीं नहीं जाना, कि कोई हमारी हंसी ना बनाए। जैसे सामाजिक प्रोग्राम होते हैं कुछ, तो उसमें सामाजिक प्रोग्राम करने में यदि बच्चा कुछ हकला जाता है या तुतलाता है, लेकिन उसकी बुद्धि तो ठीक है, उसकी मानसिक स्थिति तो अच्छी है, फिर भी जब वो
जाता है, ठीक से बोल नहीं पाता, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता, तो फिर वो उसको सब लोग उसकी सब हंसी बनाते हैं। तो इसलिए उसके मन में ये डर हमेशा लगा रहता है कि कहीं कोई मेरी हंसी ना बनाए। तो इसलिए वो सामाजिक सक्रियता यानी सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लेने से डरते हैं, उसमें भाग नहीं ले पाते। तो ये आ गया हमारा सामाजिक सक्रियता। अब हमारा अगला टॉपिक आता है उपहास के पार। अब हमारा अगला टॉपिक आता है उपहास के पार। ये आपने देखा है सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से ये देखा गया है कि विकलांग बालक जो होते हैं वो फलतः सामाजिक दृष्टि से भी भली भांति समायोजन नहीं कर पाते, किसी भी कार्य में वो ठीक प्रकार से समायोजन नहीं कर पाते। जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है तो वो उसमें पार्टिसिपेट करने में डरते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारी कहीं कोई हंसी ना बनाए। तो उनके अंदर अपनी शारीरिक अपंगता के कारण तो वो अन्य व्यक्तियों द्वारा उपहास के पात्र बन जाते हैं। यानी समाज में जब वो जाते हैं तो समाज के जो अन्य व्यक्तियों द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा वो हंसी का पात्र ना बन जाए। उन्हें ये चिंता हर समय सताए रहती है कि कहीं में हमारी कोई हंसी ना बने। अब उनमें हीन भावना का ग्रस्त होना, हीन भावना से ग्रस्त। अब हमारा छठा पॉइंट आता है हीन भावना से ग्रस्त। हीन भावना से ग्रस्त, उनके मन में ये चिंता हमेशा सताई रहती है विकलांग बालकों के मन में कि हम यदि कहीं जाएंगे तो उपहास के पात्र माने जाएंगे। और फिर ये तो विकलांग बालक अपनी विकलांगता से उनके अंदर शारीरिक अपंगता के कारण वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और अपने व्यक्तित्व को गौना सिद्ध करते हैं। यानी उनके व्यक्तित्व की पहचान नहीं हो पाती है, वो अपने को हमेशा हीन दृष्टि से देखते हैं। उनके अंदर हीनता का भाव स्वतः ही जागृत हो जाता है कि हमारी कोई हंसी बनाएगा, तो ये बात उनके मन में हमेशा रहती है। तो वो हमेशा हीन भावना से अपनी विकलांगता के कारण हीन भावना का भाव उनके मन में हमेशा बना रहता है। अब अगला टॉपिक आता है हमारा दूसरे क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में अग्रसर। नंबर 7, अन्य क्षेत्रों में अग्रसर। अन्य क्षेत्रों में अग्रसर, ये बात देखी गई है कि अन्य क्षेत्रों में अग्रसर। ये जो विकलांग बालक होते हैं वो उनके अंदर एक विशेषता ये देखी गई है, अपनी विकलांगता की कमी को वो अन्य क्षेत्रों में बढ़ा लेते हैं। इनके अंदर ये बात बहुत अच्छी देखी गई है कि वो अपनी इस कमी को पूरा कर लेते हैं, यानी अन्य क्षेत्रों में। वो कैसे हैं? तो वो विकलांग लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रवीणता होती है, यानी कार्य करने की क्षमता है, संगीत में रुचि है, वाद विवाद प्रतियोगिता में बहुत अच्छा बोल लेते हैं। वैसे तो वो शारीरिक रूप से अपंग है, तो विकलांग बालक अपनी विकलांगता की कमी किसी न किसी दूसरे क्षेत्र में पूर्ण कर लेते हैं। जैसे किसी कलात्मक कार्य में प्रवीणता, संगीत में रुचि, वाद विवाद या अध्ययन में बहुत आगे होना, या अध्ययन में जैसे वैसे तो वो शारीरिक रूप से तो विकलांग हैं, लेकिन अध्ययन में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सामान्य बच्चों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि उनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है जो सामान्य बच्चे की नहीं होती। जो एक विकलांग वाला होता है, जैसे वो पैर से थोड़ा लंगड़ा के चलता है थोड़ा, और कभी कभी तो कुछ बच्चों में इतना आंशिक रूप से विकलांगता होती है कि जो पता भी नहीं चलती है। लेकिन यदि उनसे हम दौड़ने के लिए कह दें तो वो दौड़ नहीं सकते, तो उनके अंदर ये बात लगेगी, अगर हम चल तो रहे हैं वो ठीक से, बड़ा सामान मुझे पता नहीं चल पा रहा है, चल तो रहे हैं वो ठीक से, जो पता नहीं चला। लेकिन अगर हम उनसे दौड़ने के लिए कहते तो उनको ये लगेगा अगर हम दौड़ेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि हमारा पैर खराब है। तो इसलिए वो थोड़ा शर्म महसूस करते हैं, इसलिए वो थोड़ी शर्म उनको आती है कि हम दौड़ेंगे नहीं। तो वो इसलिए
अपना जैसे स्कूलों में या विद्यालयों में कोई प्रोग्राम होते हैं तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो अपना नाम लिखाने में जैसे नाम लिखवाए जाते हैं, भाई जिसको जिस प्रतियोगिता में भाग लेना है अपना अपना नाम बता दो, नाम दे दो। तो वो बच्चे जो होते हैं विकलांग जो होते हैं, विकलांग बच्चे नाम देने से डरते हैं कि हम अगर नाम दे देंगे अपना और किसी बात प्रतियोगिता में बोलना तो चाहते हैं लेकिन वो थोड़ा हक ला रहे हैं या तुतला रहे हैं, तो उनको ये भय हमेशा बना रहता है कि हम बोलते पे कहीं हम हकला ना जाएं या हम अशुद्ध ना बोल दें, यानी वो शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं कर सकते। तो ये बात था उनके, तो वो इस कमियों को, अपनी इन कमियों को अन्य क्षेत्रों में अग्रसर, यानी अन्य हमारा पॉइंट है अन्य क्षेत्रों में अग्रसर, तो अपनी इन कमियों को वो अन्य क्षेत्रों में पूरी कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि संगीत में रुचि है। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कोई व्यक्ति यदि आँखों से अंधा है, यानी दोनों आँखें ब्लाइंड है ना, ब्लाइंड है, उसे दोनों आँखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन गाने में उसकी रुचि बहुत अच्छी है, यानी इतना अच्छा गा रहा है कि उसके प्रोग्राम रेडियो और टीवी पे आ रहे हैं। तो अब उसने अपनी अन्य क्षेत्र में रुचि जाकर कर ली नहीं करनी। वैसे तो वो अंधा है, वो देख नहीं सकता, लेकिन उसकी संगीत में इतनी रुचि है कि उसने अपना मतलब अपने गायन की वजह से उसने उसका नाम सब जगह हो गया, क्योंकि एक तो ये भी उसके अंदर एक बहुत बड़ी कला है, तो उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया। तो अपनी कला के प्रदर्शन को छुपाना नहीं चाहिए, यानी अग्रसर करना चाहिए। अब जैसे इसमें आया है अन्य क्षेत्रों में अग्रसर, तो जो विकलांग बालक होते हैं, यानी आँखों से भी हो गए, कानों से भी हो गए, जो कानों से बहरे होते हैं उसमें तो सभी आ जाते हैं, अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े, ये तो सभी आ जाते हैं विकलांग बालकों में। इनका पैर खराब है, हाथ थोड़ा टेढ़ा है, तो वो तो सभी विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। तो ये अपनी कमियों को अन्य क्षेत्रों में अग्रसर कर लेते हैं, यानी अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए इसको लाभ उठाते हैं और इसमें कोई भी कमी नहीं आने देते हैं। तो मैंने अब आपको ये बताया बहुत आगे होना, यदि अध्ययन में भी बहुत आगे होना। अब आता है हमारा विकलांगता की पहचान क्या है। हमारी विकलांगता की पहचान, विकलांगता की पहचान क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंडीकैप, यानी आईडी, ऑफ हैंडीकैप। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंडीकैप। अब इनको ये है कि इनकी पहचान कैसे की जाती है, ये तो आपको पता ही है, विकलांग बालकों की पहचान कैसे की जाती है, ये तो आप कर ही सकते हैं। यानी एक सामान्य बच्चा और विकलांग बच्चा तो पहचाना जा सकता है आराम से। उनकी पहचान उठने बैठने, उनके व्यवहार से पता चलती है, उनके व्यवहार से उठने बैठने, चलने फिरने, बोलने में, यानी इस तरह से उनकी पहचान का पता चलता है। शारीरिक प्रकृति से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उनके कार्य करने की विधि, क्योंकि सामान्य बच्चे के कार्य करने का तरीका अलग ही होगा, वो बहुत फुर्ती से करेगा। जो सामान्य बालक है वो तो हर तरह से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी स्वस्थ है वो। तो उसकी, लेकिन विकलांग बच्चों की पहचान इससे, क्योंकि वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकते, वो अक्षम होते हैं और धीरे धीरे करेंगे, यानी किसी भी प्रकार से। इस कारण तो विकलांग बालकों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि उनके व्यवहार से, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी हीन भावना होगी, तो ये पता चल जाएगा कि ये इतना क्यों शर्मा रहा है, यानी क्यों इतना झेप रहा है। उनको हेजिटेशन होता है बोलने में। एक सामान्य बच्चा तो आराम से तेज बोलेगा नॉर्मल होके, लेकिन जो विकलांग बच्चा होता है उसको थोड़ा हेजिटेशन होता है, थोड़ा हिचकिचाता है वो बोलने में, उसको डर सा बना रहता है कि हम अगर बोले तो हम कहीं गलत ना बोले। इसलिए तो उसके व्यवहार से पता चलता है, उसके उठने बैठने से, खाने पीने से, चलने से और उनकी शारीरिक प्रकृति से उनकी पहचान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उनके कार्य करने की विधि, कार्य क्षमता, इसके अतिरिक्त उनके कार्य करने की विधि, कार्य करने की क्षमता और
आदि के कार्य करने की क्षमता तथा कार्य के परिणाम, क्योंकि उनका परिणाम भी ठीक नहीं हो पाता सामान्य बच्चे की भांति, तो कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने का परिणाम से उनकी पहचान की जा सकती है। अब हमारा ये टॉपिक के बच्चों खत्म हो गया, अक्षमता की अवधारणा और महत्व। तो ये अब से ये तीनों पॉइंट हो गए, यानी शारीरिक निःशक्तता, ये मैंने आपको कल बताया था, फिजिकल डिसेबिलिटी। दूसरा है हमारा बाधिता यानी इम्पेयर्डनेस, ये दूसरा बताया था हमने बाधिता, जो बच्चे बाधित होते हैं कार्य करने की क्षमता में, वो भी इसी की श्रेणी में आते हैं। तीसरा था हमारा पॉइंट विकलांगता, तो विकलांगता के बारे में आज मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। ये आता है हमारा हैंडीकैप, तो उसकी मैंने परिभाषा बता दी और विकलांगता की विशेषता हो गई और विकलांगता की पहचान हो गई। ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म हो गया। अब कल से हम कुछ नया टॉपिक लेंगे। आज के लिए धन्यवाद।